हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज के सेशन में हम बिहार बोर्ड के एक मॉडल सेट की चर्चा करेंगे जो कि आपके लिटरेचर पोर्शन से है। मतलब आप 2026 में आयोजित होने वाले बिहार बोर्ड के क्लास 12 के इंग्लिश की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के सेशन में हम मॉक टेस्ट के रूप में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सभी से कुछ न कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। क्लियर है? चाहे वो प्रोज हो, चाहे वो पोइट्री सेक्शन हो, ठीक है। इसी तरह से ये सेक्शन हमारा चलता रहेगा। साथ ही साथ हम बहुत जल्द आपके सामने क्रैश कोर्स लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें आप समरी से लेकर के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव या यूं कहें कि जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं उस तरह के 100% गारंटी के साथ सिलेबस कवर करते हुए आपकी तैयारी कराई जाएगी। बस बने रहिए हमारे इस चैनल पे। चलिए तो आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है हु रोट द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। यहां आपसे पूछा गया है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रॉम द बुक रेनबो पार्ट 2, हु हैज रिटन इट। एक्चुअली यह जो है एक एसे है, ये भी ध्यान रखना है, इससे भी आपके कई क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में। यह आपका क्या है, एक एसे के फॉर्म में है और इसके लेखक कौन है? दैट इज नन अदर देन M.K. गांधी। कोई और नहीं बल्कि महात्मा गांधी ने इस एसे को लिखा है। और एक और चीज, आपके सिलेबस में जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है दैट इज एन एक्सट्रैक्ट, मतलब वो कंप्लीट एसे नहीं है, वो बहुत बड़ी एसे है और उसका कुछ पोर्शन आपको पढ़ना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर गांधी प्रेजेस। हम जब बात करते हैं इस चैप्टर की तो कहता है इसमें उन्होंने किस चीज की बड़ाई की है, किस चीज पे उन्होंने फोकस डाला है? सिंप्लिसिटी, मैशनरी, लग्जरी या वॉर? नहीं, लग्जरी, वॉर और मैशनरी इन चीजों के ये खिलाफ थे। इनका एक सिंपल सा कथन था कि भाई आपके पास जो हाथ पैर है उसका आप उपयोग करें अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सिंप्लिसिटी, दैट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है हु रोट भारत इज माई होम। भारत इज माई होम को किसने लिखा? एक्चुअली इट इज इन फॉर्म ऑफ ए स्पीच। ये है डॉक्टर जाकिर हुसैन जब देश के राष्ट्रपति बनते हैं तो एट दैट टाइम ही डिलीवर्ड द स्पीच, और उसी स्पीच को हमने यहाँ पे देखा है इन फॉर्म ऑफ योर चैप्टर दैट इज कॉल्ड भारत इज माई होम। तो सबसे पहली बात है कि स्पीच के फॉर्म में है और इसको अगर लिखने की बात करेंगे तो दिया गया है, स्पीच डिलीवर किया जाता है, ठीक है ना। तो दैट हैज बीन डिलीवर्ड बाय जाकिर हुसैन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है इन भारत इज माई होम द स्पीकर टेक्स ओथ टू सर्व। मतलब भारत इज माई होम चैप्टर में स्पीकर मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज की शपथ लेते हैं, किस चीज को सर्व करने की, किसकी सेवा की बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या वो खुद की सेवा की बात कर रहे हैं? नहीं, वन कैन नॉट बी लाइक दैट। कोई जो है, आप जब उतने बड़े पद पर जाते हो तो आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप अपनी सेवा करोगे, नहीं ना। तो यहाँ पे उन्होंने चर्चा की है अपने देश के सेवा की। तो यहाँ बता रहे हैं कि वी शुड we should take oath to serve our nation. That is going to be your correct answer, which is in the option B. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय। ए पिंच ऑफ स्नफ इज अ वेरी ह्यूमरस स्टोरी अबाउट नानू काका। यू मस्ट हैव रेड इट। आपने इसे पढ़ा होगा और बहुत ही ह्यूमरस है, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाइएगा जस्ट सरसरी निगाहों से, ठीक है ना। तो इसके लेखक कौन है? मनोहर मालगांवकर, ठीक है ना। ये मराठी हैं और जिसके कारण से एक जगह चर्चा भी है कि मराठी टोन का इन्होंने इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है द ह्यूमर इन अ पिंच ऑफ स्नफ रिवॉल्व्स अराउंड। अब देखिए ये जो पिंच ऑफ स्नफ है इसका क्रक्स क्या है, व्हाट इज द थीम और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी। मीन्स ये पूरी की पूरी कहानी किस चीज पर घूम रही है, किसके इर्द गिर्द घूम रही है? क्या एक मिनिस्टर से मिलने के लिए, या ये अपने स्कूल के दिनों को भूल रहे हैं या याद कर रहे हैं, या उस चीज को मिस कर रहे हैं, या फिर ट्रैवल की बात की गई है या जोक की बात की गई है? तो आप कहेंगे सर हिज प्राइम पर्पस ऑफ कमिंग टू दिल्ली इज टू मीट अ मिनिस्टर। मतलब
टू सी अ मिनिस्टर, एक वर्ड है वहां पे, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो सीइंग अ मिनिस्टर, तो सी के दो अर्थ होते हैं, एक सी होता है देखना और एक सी होता है आपका मिलना, और मिलने के सेंस में हम इसका कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच बाय। आई हैव ए ड्रीम से एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये किस टाइप की रचना है, मतलब स्पीच है, एसे है, या फिर कोई स्टोरी है। तो देखेंगे कि ये हमारा एक स्पीच है, और इस स्पीच को डिलीवर किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, जो कि एक एक्टिविस्ट थे, जो कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो अमेरिका में चल रहा था उसके खिलाफ काम कर रहे थे। मतलब कि हमारे देश में, अमेरिका की बात कर रहे हैं, कि हमारे देश में भी इक्वालिटी हो, मीन्स पीपल शुड नॉट बी जज्ड बाय देयर कलर, कास्ट और क्रीड। तो ये इसके खिलाफ लड़ रहे थे, मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, नस्लीय भेदभाव के खिलाफ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, कहता है द सेंट्रल आइडिया ऑफ आई हैव ए ड्रीम इज। अब देखिए यहाँ पे वही चीज पूछ लिया गया कि आई हैव ए ड्रीम, जो ये हमारी जो स्टोरी है या एक स्पीच फॉर्म में है, इसका कोई मतलब तो होगा, ये किस चीज पर केंद्रित है, किस चीज की इसमें चर्चा की गई है। What is the central idea of the speech I have a dream? तो आप कहेंगे क्या? Racial equality, war, money या technology? तो we are going to answer racial equality। यहाँ पे जो नस्लीय भेदभाव था उसकी समानता की इन्होंने बात की है कि एक देश में रह रहे हैं सब, तो सबों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। कहता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, इसको किन्होंने लिखा है? तो दैट इज रिटन बाय बर्ट्रैंड रसल। आपको मैं बता दूं कि ये नोबेल लॉरिएट थे, ये नोबेल लॉरिएट थे, इनको नोबेल भी मिल चुका है। क्लियर है? ये भी देखना है। इन चीजों की हम चर्चा आगे हम चैप्टर की जब शुरुआत करेंगे ना, एक एक चैप्टर के समरी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पीवाईक्यू, वहां पे इन चीजों को हम देखेंगे। क्लियर है? यहां पे हम जानेंगे कि बर्ट्रैंड रसल जो हैं ये लेखक हैं किसके? आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है रसल सेज प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन। रसेल का कहना है कि प्रोग्रेस, जो प्रगति है, जो हम ग्रोथ देखते हैं, जो डेवलपमेंट देखते हैं, कहता है किसका? तो ये मैनकाइंड का, मानवता का। यह किस चीज पर निर्भर करता है? क्या कोऑपरेशन पे, फियर पे, वॉर पे, एंगर पे? मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक बार थोड़ा ध्यान केंद्रित करके भी अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो आप इजीली कहेंगे कि सर ग्रोथ जो होता है ना, सहयोग से होता है, सपोर्ट से होता है, लव एंड केयर से होता है। ठीक है ना? डर से कभी आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते, लड़ाई से आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकते, गुस्सा से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, बस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा है, कहता है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। द आर्टिस्ट, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है, जहां पे एक छोटे से लड़के की कहानी बताई गई है कि किस तरह से उसे आर्टिस्टिक वर्क में मजा आता है और वो अपने आप को उस चीज में इन्वॉल्व रखने की कोशिश करता है। बट जो हमने देखा है कि समाज की जो सोच है कि जो हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं, बल्कि उसके किसी बच्चे के उस एस्पेक्ट को हम कभी देखते ही नहीं है जिसमें उसकी रुचि है। तो यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन चीजों को एक्सप्लोर किया गया है। क्लियर है? तो ये लिखा गया है, एक जापान के राइटर है, दैट इज शिगानोया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द आर्टिस्ट इन द स्टोरी इज गॉट पॉलिशिंग। आप देखेंगे जो आर्टिस्ट है, मतलब आर्टिस्ट की बात यहाँ पे उस छोटे से नन्हे से लड़के की बात की जा रही है कि उसे स्कूल में किस चीज को पॉलिश करते हुए पकड़ा गया। क्या वह शूज को पॉलिश कर रहा था, डॉल को, नाइफ को, या गॉड को? अगर आप गो थ्रू हुए होंगे इस चैप्टर से, यू कैन चूज द ऑप्शन नंबर डी, मींस ही वाज पॉलिशिंग अ गॉड व्हेन ही वाज गॉड। जब वह पकड़ा गया तो क्या कर रहा था? वो गॉड को पॉलिश कर रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ए चाइल्ड इज बोर्न फोकसेस मेनली ऑन। यहाँ पे इज मिसिंग है, इज यहां समझेंगे आप लिखा हुआ। ए चाइल्ड इज बोर्न फोकसेस मेनली ऑन। ए चाइल्ड इज बोर्न जो हमारा एक चैप्टर है, यह मूल रूप से किस चीज पर केंद्रित है? यहाँ पे किस चीज की चर्चा की गई है? अगर आप इस चैप्टर के टाइटल को देखेंगे तो चाइल्ड की बात की जा रही है, बर्थ की बात की जा रही है। इसका सीधा सा संबंध किससे? मदरहुड से है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है, इकोनॉमी नहीं है, ट्रैवल नहीं है।
क्लियर है। यहाँ पे बात की जा रही है कि किस प्रकार से एक जो है लड़की औरत बनती है, और इस पूरे प्रोसेस को बताया गया है कि किस जगह का क्या कल्चर है, कहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको घर में किस तरह से उसका ट्रीट किया जाता है, या फिर उन्हें कहाँ भेजा जाता है, अपने मायके भेजा जाता है। इन चीजों की आप चर्चा करेंगे जब हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देयर वी विल डिस्कस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है हु रोट हाउ फ्री इज द प्रेस। यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है कि किस प्रकार से जो हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है प्रेस को कंट्रोल करती है। इन चीजों की चर्चा यहाँ पे की गई है, और किस तरह से हमें प्रेस को रखना चाहिए और प्रेस को खुद अपने आप को किसी भी बाहरी प्रेशर से दूर रहना चाहिए। तो ये किनकी रचना है, किन्होंने इसे लिखा है? तो दैट हैज बीन रिटन बाय डोरोथी एल सेयर्स, नॉट जॉर्ज ऑरवेल, आर एन टैगोर और जीवी सो। ये हमारे नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है द अर्थ शोज द वैल्यू ऑफ द अर्थ। जहां पे हम बात करेंगे बेंजी की, ठीक है ना, और वो देखेंगे एक सिंपल सा लड़का जिसको उतनी समझदारी नहीं है, जिसके माता पिता ने उसके लिए क्या नहीं किया, बट एट द एंड क्या करता है, वो अपने ही बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाल देता है, उन्हीं की जमीन को खरीद लेता है। मतलब ये एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, हार्ट रेंचिंग है ये कहानी, ठीक है ना। तो इसमें किस चीज के वैल्यू को दिखाया गया है? पेशेंस, एंगर, प्राइड या सैडनेस। ये आपके चार ऑल्टरनेटिव्स हैं। इनमें से कौन सा ऐसा ऑल्टरनेटिव है जो इसमें फिट बैठेगा? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? दैट विल बी पेशेंस। कि यहाँ पे उसके जो माता पिता है ना, बेंजी के माता पिता, कितने पेशेंस से वो सारे दुख दर्द को सह रहे हैं विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड। तो यहाँ पे पेशेंस की बात की गई है, गुस्सा की नहीं, प्राइड या सैडनेस की। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द अर्थ इज रिटन बाय। अब ये देखेंगे कि अर्थ, दी अर्थ जो चैप्टर है, इसके लेखक कौन है? दैट इज एच.ई. बेट्स और पर्ल एस बक और टॉल्स्टॉय या चेखोव। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है सर, एच.ई. बेट्स, दैट इज द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय। कहता है इंडिया किसके चश्मे से, किसकी आंखों से? तो ट्रैवलर, एक ट्रैवलर जो आ रहा है वो पूरी भारत की यात्रा करता है और उसको भारत कैसा लगता है उसने अपने पर्सपेक्टिव को एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? पर्ल एस बक, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या चार्ल्स डिकेंस। किनकी रचना है ये? तो आप कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट ऑफ राइटर्स वी कैन सिंपली से दैट, वी कैन इजिली से दैट ऑप्शन नंबर इज गोइंग टू आवर आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द ट्रेवलर प्रेजेस इंडियाज। मतलब यहाँ पे ट्रेवलर जो है, यात्री जो है, जो भारत की यात्रा पर है, वह किस चीज की प्रशंसा करता है? भारत के किस चीज की बात करता है? हॉस्पिटैलिटी, रोड्स, गवर्नमेंट या फिर वेदर। तो यहाँ पे अगर आप चैप्टर से गो थ्रू हुए होंगे तो आप इजीली कहेंगे सर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है सेवा सत्कार। आपके यहाँ जब कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनका कैसे ख्याल रखते हो, उनका आवभगत कैसे करते हो, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना। आतिथ्य जिसे आप बोलते हैं कि आपके यहाँ कोई आते हैं तो आप बोलते हैं सर आइए बैठिए, सर चाय लेंगे, नाश्ता लेंगे, दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बात की गई है एंड द राइटर इज सरप्राइज्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटैलिटी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ए मैरिज प्रपोजल इज ए प्ले बाय। ए मैरिज प्रपोजल जो है ये किनके द्वारा लिखी गई है? ये हमारा वन एक्ट प्ले है। हम चर्चा करेंगे प्ले की जब बात करेंगे कि वन एक्ट प्ले क्या होता है हमारा, ठीक है ना। ये सब की हम चर्चा करेंगे आगे। तो कहता है एंटन चेकोव, ये हमारे रशिया के एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट रहे हैं, इन्होंने इस ड्रामा को, इस प्ले को लिखा है। क्लियर है। दैट इज नन अदर देन एंटन चेकोव। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है इन अ मैरिज प्रपोजल लोमोव कीप्स आर्ग्यूइंग अबाउट। अब देखेंगे मैरिज प्रपोजल में ना लोमोव, चुबुकोव, नतालिया, इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स को भी आपको याद रखना है सो दैट कि आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। तो लोमोव जो है किस चीज को लेकर के लगातार आर्ग्यू कर रहा है? मिडोज को, ट्रैवल को, बिजनेस को, मनी को। तो आप देखेंगे यहां पे जो चर्चा हुई है दैट इज अबाउट मिडोज। मतलब एक फील्ड है जिस फील्ड को लेकर के नतालिया और लोमोव के बीच में क्या हो रहा है?
चर्चा हो रही है कि ये मेरा मीडोज है, ऑक्शन मीडोज, ये मेरा है, नहीं ये मेरे पूर्वज इसे रखा करते थे, उनके पास इसका मालिकाना हक हुआ करता था। तो इस तरह से ये दोनों आर्ग्यू कर रहे हैं। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय। आप देखेंगे कि ये पहली पोएम है आपके बुक की, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर weariness of thee nor in the hope the world can sow a fitter love for me। ये किनके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। जॉन किट्स की कौन सी कविता आपको पढ़नी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बिहार बोर्ड के 12th में रेनबो पार्ट 2 में आपको कौन सी ऐसी कविता है जो जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है डन कंपेयर्स लव विद। यहां पे जॉन डन ने कंपेयर किया है, तुलना की है, किसकी? लव की। किस चीज से? तो अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शंस जितने हैं ना, इसके अकॉर्डिंग आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे अपनी यात्रा को मृत्यु की बात की गई है, मृत्यु रूपी जो यात्रा है उसकी तुलना उन्होंने लव से की है यहाँ पे। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय। किसने इस कविता को लिखा है? देखिए जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आए तो सीधे दिमाग में कुछ महत्वपूर्ण जो लाइन्स है वो आ जाना चाहिए। जैसे आई सिंग माई सेल्फ एंड सेलिब्रेट माई सेल्फ फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। इस तरह से जब आप करेंगे तो एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन आएगा आपका, वहां आप आसानी से इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। पता होगा कि किस राइटर ने लिखा है, किस पोएट ने लिखा है, इसमें क्या थीम है और क्या लिखना है। तो इसके पोएट कौन है? दैट इज वर्ट व्हिटमैन। क्लियर है? और साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि इनकी नेशनलिटी क्या है। तो ये हमारे अमेरिकन पोएट थे। क्लियर है? ये भी पूछा जाता है, सबकी चर्चा करेंगे एक एक चैप्टर के साथ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम बाय। यहां से आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इस कविता के कवि कौन है, किन्होंने इसे लिखा है? तो W.H. ऑर्डन, जॉन केट्स, लॉर्ड बायरन, पीबी शेली, कौन सा है? तो आप कहेंगे सर W.H. ऑर्डन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है हमारा ओड टू ऑटम सेलिब्रेट्स। ओड टू ऑटम सबसे पहले आपको ये कमेंट में बताना है किसके कवि कौन है। ओड टू ऑटम जो आपके बिहार बोर्ड के +2 में एक पोएम है, इसके कवि कौन है? हु जस्ट कंपोज्ड इट, इसका नाम लिखना है आपको ओड टू ऑटम और लिख देना है कि इस कवि ने लिखा है। इसमें किस चीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है? नेचर के बारे में, वॉर के बारे में, वेल्थ या लोनलीनेस? तो आप देखेंगे टाइटल ही सजेस्ट कर रहा है क्या? ऑटम। तो ऑटम का मतलब क्या होता है? ऑटम जो हमारा है एक सीजन होता है, और सीजन किसका पार्ट है? नेचर का पार्ट है। दैट्स व्हाई योर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ इज रिटन बाय। एन एपिटाफ जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा कंपोज की गई है? वाल्टर डिलामेयर, टी.एस. इलियट, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन किट्स। तो आप कहेंगे वाल्टर डिलामेयर। अब आपको यह आंसर करना है कि एपिटाफ का मतलब क्या होता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से क्वेश्चन आपको बनाना सीखना होगा कि एक क्वेश्चन से दूसरा कैसे बनता है, रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच में। इसमें क्या होगा, एक बार इस लॉ ऑफ रिलेटिविटी को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आप आसानी से उस एग्जामिनेशन को बड़े फ्लाइंग कलर्स से पास करेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द सोल्जर एक्सप्रेसेस लव फॉर। सोल्जर जो है, द सोल्जर, ये भी एक बहुत ही जबरदस्त पोएट्री है। ठीक है ना? इसमें हमने बात किया है ब्रेवरी की, यहाँ पे बात की है नेशन से लगाव की, यहाँ बात की गई है एक बबलिंग सेंस ऑफ जो इमोशन है एक सोल्जर का, उसको एक्सप्रेस किया गया, उसको एग्जिबिट किया गया। क्लियर है? यहाँ पे किस चीज के लव को दर्शाया गया, किस चीज के प्रति? तो कहेंगे कंट्री, मतलब नेशन। हमने अभी चर्चा भी की थी कि नेशन, एक सोल्जर का अपने देश के प्रति जो लगाव होता है, जो प्रेम होता है, वो कहने के लिए नहीं है, वो महसूस करने के लिए है। क्लियर है? अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। कहता है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट्स। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। ठीक है ना? तो ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है, यह किनकी रचना है?
अर्थात इस पोएम को किन्होंने कंपोज किया है, टी.एस. इलियट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वाल्ट व्हिटमैन ने या फिर ब्रुक्स ने, किसने इसकी रचना की है? तो आप कहेंगे सर दैट इज नन अदर देन टी.एस. इलियट, थॉमस स्टर्न इलियट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है फायर हिम। फायर हिम जो है ये किस चीज से डील करता है, किस तरह के फीलिंग को एक्सप्रेस करता है? फायर हिम सबसे पहली बात है के अंदारूवाला की ये रचना है, जिसमें उन्होंने फायर की क्रुएलिटी की बात की गई है और फिर साथ ही साथ उसको एक एहसास भी दिलाया है कि आपका जो कार्य है आप अपने कार्य से चूक रहे हो, आपका कार्य अधूरा है, आप अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। तो यहाँ पे किस तरह के सेंस को इन्होंने, किस तरह के फीलिंग को इन्होंने एक्सप्रेस किया है, गिल्ट, प्राइड या लव या जॉय। तो वहां पे जो चर्चा की गई है इस पोएम में गिल्ट को दिखाया गया है। ठीक है ना? किस बात का गिल्ट है ये आप कमेंट में लिखेंगे और इससे जुड़े जितने भी आपके प्रश्न बन रहे हैं ना वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। कहाँ पे पता है? जब हम लेसन वाइज हम वीडियो लेके आएंगे। फायर हिम समरी बताएंगे, एक्सप्लेनेशन बताएंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, फिर पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एक साथ इन सभी चीजों को करेंगे। सो योर जर्नी इज गोइंग टू बी फुल ऑफ एडवेंचर। बस बने रहिए, सवार हो जाइए इस जहाज में और हम यात्रा कर लेंगे। क्लियर है? चलिए आज के सेशन के हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है स्नेक इज रिटन बाय। एक पोएम है स्नेक। ये स्नेक किनकी रचना है, किन्होंने इसे कंपोज किया है, यह पोएम किनके द्वारा लिखी गई है? तो डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। किनके द्वारा? डी.एच. लॉरेंस के द्वारा। क्लियर है? चलिए आप जरूर बताइएगा कि यह सेशन जो कि एक सिंपल सेशन था, क्विक रिवीजन था, अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं, ये कैसा लगा? जरूर आप कमेंट कीजिएगा बिलो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या आप इससे प्रभावित हुए हैं या फिर क्या सुधार की आवश्यकता है। चलिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नित्य नूतन नवीनता के साथ आगे बढ़ते रहिए और फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्द। चलिए टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।